नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। 5 शहर 5 खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने शुक्रवार से राज्य में पार्टी के लिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मोरबी से की है। उन्होंने यहां बीकानेर में बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र भाई सोमानी के लिए एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पावन धरती में आप सबसे संवाद का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। गुजरात में अब योगी ब्रांड नजर आ रहा है। तो विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिमाचल के बाद अब गुजरात में पहुंचे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार बढ़ती नजर आ रही है और जिन राज्यों में चुनाव होती है वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है प्रचार करने के लिए, चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए। और जहां भी सीएम योगी जनसभाओं को संबोधित करते हैं वहां पर जनसैलाब उमड़ता है, वहां पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। और आज सीएम योगी गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात में 3 जनसभाओं को संबोधित करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। मोरबी से उन्होंने शुरुआत की है और आपको बता दें कि गुजरात के रण में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजते नजर आए। इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना भी साधा सीएम योगी ने, जमकर हमला बोला गया। वहीं उत्तर प्रदेश में किए गए कामों को लेकर के भी सीएम योगी ने उनका बखान किया। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उसका भी जिक्र किया। वाराणसी में कॉरिडोर का जिक्र किया। इतना ही नहीं, धारा 370 हटाने का भी जिक्र किया है। तमाम सारी योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो चल रही हैं उनका जिक्र किया है आज सीएम योगी ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, आज जिस तरीके से गुजरात पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर गरजते नजर आए हैं, इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना भी साधा। क्या कुछ जानकारी और अपडेट है आपके पास? देखिए योगेश, बिल्कुल गुजरात चुनाव की तारीखों के नज़दीक आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है स्टार प्रचारक के रूप में आज गुजरात भेजा गया था। क्योंकि उससे पहले योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश की धरती पे थे, आज गुजरात की धरती पे, जहां उन्होंने साफ यही कहा है कि जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्य गिनाए थे। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धरती पर वो आए हैं तो उसको देखते हुए उन्होंने बहुत स्वागत किया। तो साथ ही उन्होंने मोरबी का भी जिक्र किया है। मोरबी में जो हादसा हुआ था उस पर जो है सबसे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी मोरबी के लोगों के साथ खड़ी है। जिस तरीके से जो हादसा हुआ है उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। साथ उन्होंने कांग्रेस पे जमकर हमला बोला कि जिस तरीके से कांग्रेस की जो सरकार होती तो इस कांग्रेस सरकार में अब तक इस पर कोई जो है कार्य भी नहीं किया जाता। लेकिन आज उन्होंने जो है गुजरात की धरती पर जाकर स्टार प्रचारक के रूप में सबसे पहले उन्होंने बीकानेर में जनसभा को संबोधित किया था। वहाँ के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाई जाए। जी गुजरात बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की आज अपील की है। कितना असर देखने को मिल सकता है नितिन, कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि हर राज्यों में उनकी डिमांड लगातार बढ़ती नजर आ रही है, अगर गुजरात का खास तौर पर जिक्र करें, क्योंकि गुजरात में जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों को भुनाने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है, और ऐसे में सीएम योगी का गुजरात में गरजना बीजेपी के लिए कितना लाभप्रद हो सकता है? देखिए योगेश, बिल्कुल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है भेजा गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पर भेजे गए हैं। और साथ ही अब गुजरात की जनता को जो है काफ़ी इसमें फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं उनको गिनाया, गुजरात के लोगों को जो है सारी चीज़ों के बारे में बताया कि विपक्ष जो है पूरी तरीके से लुभाने के लिए लगाया वोटों को, उनको जो अच्छे कार्य की जो बात यहाँ पर कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक कोई कार्य नहीं किया। लेकिन और भी विपक्ष का ये कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है उसको जो है पूरी तरीके से बेकार माना जा रहा है। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, तो आम आदमी पार्टी जो है सबसे पहले रोजगार की वहां पर बात कर रही है कि सबसे पहले गुजरात के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जैसे दिल्ली के अंदर जो है मॉडल गुजरात को जो है पूरी तरीके से कहा कि मॉडल गुजरात बनाया जाएगा, जैसे दिल्ली के अंदर जो है मॉडल दिल्ली बनाई गई है। तो उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से वहां पर सक्षम नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो साफ यही कहा गया कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी केंद्र की सरकार को जो कहा कि केंद्र में जो सरकार है उसने अच्छा कार्य किया है। साथ
साथ ही उन्होंने धारा 370 को भी बताया कि धारा 370 हटाइए कश्मीर के अंदर से। फिर उन्होंने राम मंदिर का भी इसमें जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राम मंदिर बनाया गया। उन्होंने वाराणसी में जो है कॉरिडोर का भी जो उन्होंने जो है जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब से जो है अच्छे अच्छे कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्य को उन्होंने गिराया गुजरात के अंदर। लेकिन गुजरात की जनता से यही कहा है कि गुजरात के अंदर जो है लोग जो वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और वहाँ के प्रत्याशी को जिताया जाए, जो कि प्रत्याशी के लिए वो खुद स्टार प्रचारक जो है वहाँ पर बन के गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ पूरी जनता से यही अपील कर रहे हैं कि जनसभाओं को संबोधित करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सरकार बनाने की वापसी करने की बात की है। जी नितिन, लेकिन इस बार गुजरात में जो समीकरण देखने को मिल रहा है, त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर बार कांग्रेस और बीजेपी में फाइट होती थी। इस बार आम आदमी पार्टी भी अपने जोर आजमाइश करती नजर आ रही है गुजरात में। ये देखिए बिल्कुल जिस तरीके से पिछली बार गुजरात के अंदर जो है कांग्रेस और आम आदमी पर उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती थी, लेकिन अब की बार जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार वहाँ पर पहुँच रही है। आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पर जो है पूरी तरीके से जोरों पे है। आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने जो है टोल फ्री नंबर भी अपना जारी किया था आम आदमी पार्टी ने कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो है अपने नंबर बताएं, नंबर पर जो है मिस कॉल करें और इन पर मैसेज लिख के भेजें कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो गुजरात में जो है उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि टोल फ्री नंबर पर जो है मुख्यमंत्री के लिए घोषित किया करने की अपील की थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस भी पूरे जोर लगाने हुए हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने भी वहां अच्छा कार्य किया, तो कांग्रेस भी यही कह रही है कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि ऐसे ही चुनाव प्रचारों की जो है तारीखों का ऐलान हुआ तो तमाम जो पार्टियां वहां पर जो तंज कसने लगी एक दूसरे के ऊपर। लेकिन आज स्टार प्रचारक में जो योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, उन्होंने भी कांग्रेस के ऊपर जो है जम के हमला बोला कि कांग्रेस की सरकार जिस तरीके से तौर पर यह बड़ा दावा किया है कि एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है गुजरात में। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए नितिन। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 17 साल की निधि गुप्ता की मौत के घाट उतारने वाला आरोपी सुफियान पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। दुबग्गा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सुफियान को गिरफ्तार कर लिया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यूपी पुलिस ने सुफियान पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। सुफियान की गिरफ्तारी के 5 टीमों का गठन किया गया था। उसके प्रदेश के बाहर जाने की आशंका भी जताई जा रही थी। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते आरोपी लखनऊ से बाहर नहीं भाग सका। तो 17 साल की लड़की की हत्या का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। राजधानी लखनऊ का यह पूरा मामला है, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया था और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। 5 टीमों का गठन किया गया था और आज मुठभेड़ में घायल हो गया है सुफियान। ये जो आरोपी बताया जा रहा है, 17 साल की लड़की की हत्या का आरोपी है सुफियान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से। चंदन, जिस तरीके से सुफियान की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब मुठभेड़ हुई है बताया जा रहा है, मुठभेड़ में वो घायल भी हुआ है, अस्पताल ले जाया गया है, क्या कुछ खबर पर और अपडेट है आपके पास? देखिए, ये 3 दिन पहले जो है चर्चित निधि हत्याकांड हुआ था, जिसमें जो है ये सुफियान ये आरोपी था। इसने जो है 4थी मंजिल से निधि को ढकेल दिया था। उसी के मामले में इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके लिए 5 टीमें गठित करी गई थी और 5 टीमें लगातार इसके जो जानने वाले थे, जो इसके परिवार के लोग थे, वहां पे लगातार जो है पुलिस दबिश दे रही थी इसके ठिकानों पर, लेकिन ये पुलिस के पकड़ में नहीं आ पाया। आज दिन में जो है पुलिस के मुखबिर ने इनको सूचना दी पुलिस को कि जो है सुफियान नाम का जो है, जो उसका चेहरा है, चेहरे से उन लोगों ने पहचाना ये यहाँ पे टहल रहा है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की तो इसने अपना अवैध असलहा निकाल कर पुलिस पे फायरिंग कर दी। जब पुलिस पे फायरिंग होती देख तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। तो पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लग गई। तो उसके पैर में गोली लगी तो पुलिस ने इसको जो है घायल अवस्था में हालांकि ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया। इसका इलाज चल रहा है। पुलिस का पूरी तरह से जो पुलिस से जो बातचीत हुई है, जो पुलिस पूरा मामला बता रही, तो पुलिस कह रही है कि अभी जो है पूछताछ जारी है। पूछताछ में क्या चीजें निकल के आती हैं फिर जो है आगे साझा की जाएगी। जी योगेश, अब तक पूछताछ को लेकर के अगर हम जिक्र करें तो क्या सुफियान से अभी तक पुलिस ने कोई सवाल पूछे हैं क्या, या फिर कुछ जानकारी मिली है क्या? पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि उसका इलाज चल रहा है। इलाज में जो है अभी उसका इलाज हो जाएगा, उसके बाद उससे पूछताछ जारी है, उससे पूछताछ की जाएगी। हालांकि उसका पिता भी जो है पुलिस की गिरफ्त में है और जो है पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी क्या चीज पूछताछ में क्या चीजें सामने आई है, ऐसा कुछ भी अभी पुलिस बताने से जो है इनकार कर रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी चीजें होंगी वो जो है देर रात तक अभी बताई जाएगी। भी सुफियान से भी बातचीत की जाएगी, सुफियान से भी पूछा जाएगा क्या मामला था, कि किन वजहों से उसने जो है निधि को ढकेला और क्या चीजें थी। तो
तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं जानकारी मिल पा रही है जी योगेश। चंदन, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के ये कहा जाता है कि पुलिस बिल्कुल सख्ती बरतती नजर आ रही है, लोगों में खौफ नजर आ रहा है, बावजूद ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में पुलिस सतर्कता हालांकि बरत रही है और अब आरोपी को गिरफ्तार भी कर चुकी है, लेकिन पीड़ित परिवार का अगर जिक्र करें तो पीड़ित परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, पीड़ित परिवार की अगर बात की जाए योगेश, तो पीड़ित परिवार जो है लगातार कह रहा है कि इस मामला जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए और उसको जो है सुफियान को फांसी दी जाए। लगातार जो है पीड़ित परिवार जो है लगातार इस बात पे अड़ा हुआ है कि सुफियान को फांसी दी जाए। हालांकि अगर मामले की बात की जाए तो काफी दर्दनाक जो है ये घटना रही है और ऐसे में जो है अब जो पीड़ित परिवार है वो लगातार यही शासन और प्रशासन से मांग कर रहा है कि सुफियान को जो है उसको फांसी दी जाए और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। जी योगेश, बिल्कुल, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने की बात कही जा रही है और फांसी की मांग की जा रही है पीड़ित परिवार की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए चंदन, हमारे साथ हमारे जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा मामला था और किस तरीके से अब आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है क्योंकि मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी गुरुवार को 8 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ की है। जानकारी के मुताबिक झारखंड में कथित खनन घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। मिश्रा के अलावा इस मामले में बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों को 4 और 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं और इसी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। गुरुवार को हुई पूछताछ में पंकज मिश्रा को लेकर ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे। ईडी का यह जानने का प्रयास रहा है कि क्या वे पहले से पंकज को जानते थे या नहीं, क्या उसके गैरकानूनी धंधों से वे पहले से अवगत थे या नहीं। तो झारखंड में लगातार जिस तरीके से सियासी हलचल भी तेज हो गई है, आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लगभग 8 घंटे से ज़्यादा पूछताछ चली है और 8 घंटे से ज़्यादा पूछताछ के बाद देर रात सीएम सोरेन अपने घर के लिए निकले ईडी दफ्तर से और इसको लेकर के अब तमाम सारी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि आखिर अब ईडी का अगला कदम क्या होगा। ईडी की कार्रवाई जारी है लगातार, लेकिन पहले दौर की पूछताछ एक बार अब हो चुकी है सीएम सोरेन से, क्या दूसरे दौर की भी पूछताछ होगी और क्या ऐसे में एक बार फिर से सीएम सोरेन को ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा। तमाम सारे कयास लगाए जा रहे हैं और इसी बीच सियासी हलचल भी तेज है झारखंड में। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी। राकेश, जिस तरीके से एक दौर की पूछताछ तो हो चुकी है मुख्यमंत्री सोरेन से, लेकिन क्या अब ये कयास लगाए जाना वाजिब होगा कि अभी उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं ईडी को, इस वजह से दूसरी बार फिर से बुलावा पहुंच सकता है सीएम सोरेन के पास? देखिए जिस तरीके से जांच चल रही है, सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि ईडी की जब कार्रवाई होती है तो कुछ तथ्यों के आधार पे, कुछ साक्ष्य के आधार पे और कुछ सुराग के आधार पे, तो कहीं ना कहीं कुछ सुराग मिले थे, तब तो मुख्यमंत्री को बुलाया गया ईडी कार्यालय में और पूछताछ की गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कल की पूछताछ हुई है उसके बाद से अब आगे के कदम किस तरीके के होंगे, ईडी किस तरीके से कार्रवाई करेगी, ये तो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन अब की बात की जाए, आज की बात की जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यूपीए के तमाम विधायक और तमाम जो गठबंधन दल के नेता हैं सभी एकजुट होते नजर आए और साथ साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। आज रांची में एक बार फिर से जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता रांची में जमा हुए और कोशिश की है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ कहीं न कहीं एक मुहिम छेड़ने की बात भी कही जा रही है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ईडी की कार्रवाई जारी है। फिलहाल अभी सिर्फ और सिर्फ पूछताछ की गई है। हो सकता है कि इसके आगे की कड़ी में क्या कुछ होगा, किस तरीके की चीजें सामने आएंगी, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई अभी भी जारी है और जब तक चार्जशीट जारी नहीं किया जा सकता है तब तक इस तरह की कार्रवाई में जांच और पूछताछ की दौर चलते रहते हैं। राकेश, लेकिन अगर सीएम सोरेन का जिक्र करें तो क्या जब से ईडी दफ्तर से वो बाहर निकले हैं अब तक उनका कोई बयान सामने आया है क्या, कोई जानकारी उन्होंने दी है क्या?
देखिए, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे खड़े होकर अपने घर के पास के जेएमएम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और जिस तरीके से अपने संबोधन में उन्होंने जिक्र किया है कि ईडी की कार्रवाई के तहत जो पूछताछ की गई है उसको पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, यानी कि उनसे जो सवालात किए गए थे उनके आधार पर उन्होंने जवाब दिया है और साथ साथ ये भी कहा है कि जो कुछ जानकारी ईडी के पास नहीं थी या फिर हो सकता है कि तथ्यात्मक चीजों में कमी थी, उसकी भी जानकारी कहीं न कहीं ईडी की टीम ने दी है और खास करके ईडी की टीम को उन्होंने बताया है कि आखिर क्या कुछ माहौल रहा है और मुख्यमंत्री जिस तरीके से पूछताछ के दौरान के बाद से थोड़े और भी कॉन्फिडेंस नजर आते हुए वापस लौटे थे और उन्होंने आज जिस तरीके से अपने घर के सामने से तमाम लोगों को संबोधित किया है, उससे इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में अगर पूछताछ होगी तो हो सकता है कि वे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ईडी का जवाब देने की तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन इस दौरान जो ये कहा जा रहा था कि दरअसल जेएमएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं, रांची में इकट्ठा हो रहे हैं, तो अगर इस पूरे परिदृश्य को देखने की कोशिश करें तो क्या नजर आ रहा है? देखिए, आज निश्चित तौर पे सारे कार्यकर्ता मोराबादी मैदान में जमा थे, संथाल से काफी लोग आए थे और सभी वहां पे जमे हुए थे। इसके बाद से आज मुख्यमंत्री के आवास के पास वे पहुंचे थे। भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को जब वहां पहुंचने के बाद जमावड़ा लग गया सड़क पर ही, तो मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया उनको और उस बारे में उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई जो हो रही है उससे वे आगे भी सहयोग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं चीजें सामने जरूर आई है जिसका आपने जिक्र किया है कि राज्य में जिस तरीके से जेएमएम की पार्टी के आंदोलन रहे हैं, जेएमएम पार्टी का कहीं न कहीं रुख रहा है, वो अब इस मुद्दे पर भी कहीं न कहीं सड़कों पर उतरने की तैयारी जरूर कर रहा है और हो सकता है कि अगर ईडी के द्वारा दोबारा पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी या फिर आगे की कोई कार्रवाई की जाती है तो कार्यकर्ताओं को फिर से एक बार सड़कों पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो संकेत आज के दिन देखने को मिले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राकेश हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से झारखंड में सियासी माहौल देखने को मिल रहा है। और अब रुख रहेंगे बिहार का। बिहार में फिर से जंगल राज लौट रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पिछले 14 दिनों में 12 लोगों की हत्या हुई, जिसके बाद भोजपुर के जिलाधिकारी राजकुमार की तरफ से जिले के सभी अनुमंडल के मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों को फील्ड में निकलने का फरमान दिया गया और जिससे हड़कंप मच गया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि इस मुद्दे पर आईएएस और आईपीएस संवर्ग में टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। दरअसल जिलाधिकारी राजकुमार ने हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर का खुद ही इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि एसडीओ को भी बता दिया है कि वो भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। अपराध पर अंकुश लगे और इसके लिए एसडीओ को भी सक्रिय होना होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनी शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। रजनी, बिहार में क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 14 दिनों में 12 लोगों की हत्या। भोजपुर तो पूरा हड़कंप मचा होगा भोजपुर में। 14 दिनों में 12 लोगों की हत्या वाकई हड़कंप मचने वाली जैसी बात है। बताते चलो कि ये बहुत दिनों बाद यानी बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जब जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा है। डीएम ने आगे के डीएसपी को खत लिखा और ये कहा कि जो क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं उस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ऐसा अमूमन नहीं होता है जब जिला प्रशासन हस्तक्षेप करे पुलिस प्रशासन में, लेकिन ऐसा कुछ ऐसी होती है जब क्राइम का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लगातार भोजपुर में हत्याएं हुई है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन को ये खत लिखना पड़ा डीएसपी को कि क्राइम कंट्रोल किया जाए, क्योंकि लगातार 1-2 नहीं बल्कि 12 हत्याएं हो जाती है। मामूली बातों पर विवाद होते हैं और विवाद पे हत्या हो जाती है। हर्ष फायरिंग की घटनाओं पे पूरी तरह से रोक लग चुकी है, बावजूद इसके हर्ष फायरिंग को लेकर हर्ष फायरिंग होती है, उसमें लोग घायल हो जाते हैं। मनपसंद गाने सुनने के लिए जब डिमांड करते हैं और वो गाने नहीं बजाने पे फायरिंग हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी और जिसको लेकर सबसे अहम बात यह है कि जितनी विपक्षी पार्टियां उनको बैठे बैठाए मुद्दा मिल गई और अब सबका एक ही छोर हो गया है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरा की ओर चल पड़े हैं, यानी भोजपुर के लीड की ओर चल पड़े हैं और हर कोई वहां जा रहा है। अगर बात करें हम चिराग पासवान की, बात करें अगर नेता प्रतिपक्ष की, तो लगातार सबका जाना भोजपुर में लगातार जारी है। वहाँ पे रोड मार्च कर रहे हैं लोग। इस तरह के जो सरकार के विपक्षी दल है वो तमाम लोग वहाँ पे रोड मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हत्याएं इतनी ज्यादा हो गई और ये पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि अपराधियों पर नकेल नहीं कर पा रही है पुलिस प्रशासन और लगातार इस तरह की घटनाएं
दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रजनी, ये तो लगातार उसके घटनाएं चुनाव- बढ़ती जा रही हैं। आपने कहा कि राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो भोजपुर की तरफ रुख कर लिए हैं, भोजपुर का। क्या ये कहा जा सकता है क्या कि अगर इस तरीके की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा तो आने वाले समय में राजनीति सियासी शतरंज का ये एक ग्राउंड बन जाएगा, आधार बनता नजर आएगा? देखिए, जब एनडीए से अलग हुई थी ब्रिटिश सरकार, महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब से ये कयास लगाए जाते रहे थे। ये लगातार बातें जारी थी कि जंगल राज एक बार फिर से वापस लौट आया है और इसकी दलील लगातार विपक्ष दे रही थी। और अब विपक्ष के पास ये सबूत विपक्ष के हाथों लग गई है, तो जंगल राज घोषित करने के लिए विपक्ष अपनी एड़ी छोटी सी जोर लगा दिया है विपक्ष ने। और सरकार है कि वो इस बात पर अड़ी हुई है कि ये घटनाएं आम बात है, ये घटनाएं हुई है, लेकिन घटनाओं का कारण राजनीतिक नहीं है। तो ऐसे में अब ये कहना बहुत ही मुनासिब होगा कि वाकई जिस तरह की लगातार घटनाएं बढ़ रही है, लगातार आपराधिक वारदातें बढ़ रही है, साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन, जो राज्य की जो सरकार है, राज्य का जो प्रशासन है, उन पर अपराधी हावी होने लगी है और अपराधियों पर नकेल कसने में ना सिर्फ सरकार और जो प्रशासन भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए रजनी, हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने बताया कि किस तरीके के हालात बिहार में पैदा होते नजर आ रहे हैं। और अंतरिक्ष में भारत ने नए युग की शुरुआत कर दी है। इसरो ने देश के पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च कर दिया है। इस रॉकेट को हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। विक्रम एस की लॉन्चिंग शुक्रवार श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में हुई है। इस मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। यह देश की स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर के एंट्री को नई ऊंचाइयां देगा। रॉकेट का नाम विक्रम एस भारत के महान वैज्ञानिक और इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन गोयनका ने कहा है कि यह भारत में निजी क्षेत्र के लिए बड़ी छलांग है और स्पेस सेक्टर में अब भारत का डंका बजता नजर आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बबीता रायाल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। बबीता, जिस तरीके से अब इसरो में या ये कहें कि रॉकेट लॉन्चिंग में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का ये पहला रॉकेट आज लॉन्च हुआ, आने वाले समय में ये रॉकेट लॉन्चिंग में जो बजट का खर्चा होता है उसमें भी काफी कमी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमेशा से ही पीएम नरेंद्र मोदी इस पर जोर देते आए हैं कि खुद से ही ये सारी चीज़ें करनी है, स्वावलंबी बनना है, उसी तरीके से इस पर एक नया जो है युग की शुरुआत हो चुकी है। तो एक निजी रॉकेट को आज लॉन्च किया गया है। वहीं आपको बता दें कि योगेश, ये जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया है, इसरो ने इसे लॉन्च किया है। वहीं आज 11:30 बजे, सुबह के 11:30 बजे से लॉन्च किया गया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ये 15 नवंबर को, माफ कीजिए 15 दिसंबर को ये लॉन्च होने वाला था, लेकिन फिर इसकी डेट को हटा दिया गया था और आगे बढ़ा दिया गया था क्योंकि मौसम खराबी की वजह से ये उस दिन लॉन्च नहीं हो पाया था। इसलिए फिर इसे आज के लिए टाल दिया गया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि जब इसकी लॉन्चिंग हुई है तो इसे कहा जा रहा है स्काई रूट के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ये भी कहा जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने इस मिशन के बाद सभी को बधाइयां भी दी है। वहीं इसरो के जो अध्यक्ष है सोमनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है और कहा है कि बहुत बड़ा ये जो है बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। और ये भी बताया उन्होंने, साथ ही साथ ये भी बताया कि चंद्रयान जो है तृतीय को भी जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है, क्योंकि आपको ये भी बताओ योगेश, क्योंकि 100 में से जो 10 कंपनियां हैं वो रॉकेट वगैरह बनाती हैं, इसमें ही लगी रहती है। तो कई जो है उन्होंने अपने मिशन की बात की है, किस तरह से भारत एक विकास की ओर बढ़ रहा है, किस तरह से विकास की ओर उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं। तो काफी बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कई ऐसे मिशन ये भी है जिसमें इसरो और जो नासा है वो साथ मिलकर काम कर रहा है, यानी कि कहा जाए तो काफी बड़ी उपलब्धि आज हमारे हाथ लगी है। और चंद्रयान तृतीय भी जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। हालांकि उसकी डेट अभी मुकर्रर नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि चंद्रयान तृतीय भी जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आज जो है काफी बड़ा दिन था देश के लिए भी, क्योंकि आज जो है एक निजी रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया गया है। बबीता, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कुछ देश पहले से ही प्राइवेट कंपनियों के जरिए रॉकेट लॉन्चिंग का काम करते नजर आ रहे हैं और आज ऐसे में जिस तरीके
से स्पेस प्राइवेट कंपनी की तरफ से ये पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया है। अब देश उन देशों के साथ अग्रणी देशों में आकर के खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। बबीता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हमारे सहयोगी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज देश ने एक अमूल चूक उपलब्धि हासिल की है। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।